नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। आज के एपिसोड में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे और दो महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए चल रही ताजा बातचीत के नतीजों और वेनेजुएला के अंदर सैन्य कार्रवाई करने की ट्रंप की पूरी तैयारी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएंगे कि सूडान में किस तरह मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े कट्टरपंथी समूहों के कारण शांति प्रस्ताव असफल हो रहे हैं और युद्ध विराम के लिए क्या चाहते हैं सूडानी सेना प्रमुख बुरहान। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। यूक्रेन में शांति पर 5 घंटे चली बैठक रही बेनतीजा। पुतिन द्वारा अमेरिकी प्रस्ताव खारिज करने के आरोप से क्रेमलिन का इनकार। यूरी उशाकोव ने वार्ता को बताया सार्थक। क्षेत्रीय रियायतों पर गतिरोध कायम। नेटो विदेश मंत्रियों की ब्रुसेल्स में बैठक। रूस पर लगाया शांति वार्ता के लिए गंभीर नहीं होने का आरोप। यूरोपीय देश चरणबद्ध तरीके से रूसी गैस का आयात करेंगे खत्म। वेनेजुएला पर अमेरिका ने बढ़ाई सख्ती। कैबिनेट बैठक के बाद जमीनी कार्रवाई के संकेत। ड्रग तस्करों की नौकाओं पर हमले को लेकर उठ रहे सवाल के बीच रक्षा मंत्री का किया बचाव। लापता मलेशियाई विमान MH370 की खोज फिर से होगी शुरू। 2014 में रहस्यमयी तरीके से विमान आसमान से अचानक हुआ था गायब। 239 यात्री थे सवार। आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर आपको लिए चलें, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। ये हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा में 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए हैं, 2 जवान घायल हैं। घटनास्थल से 303 राइफल और हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर आप देख रहे हैं वहां पर नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। घटनास्थल से 303 राइफल और हथियार, गोला बारूद वहां पर बरामद किए गए हैं। 12 नक्सली ढेर किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है छत्तीसगढ़ में। सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेश, क्या कुछ अपडेट है? बताना चाहूंगा, जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों के इनकाउंटर पे मार गिराया है और जो नक्सली हैं उनके शव को भी बरामद कर लिया गया है। और बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। अभी भी इस इलाके में इनकाउंटर जारी है। और जब सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच में जब मुठभेड़ चल रहा था, जिसमें हमारे डीआरजी के 3 जवान भी शहीद हो गए और 2 जवान घायल हो गए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लगातार जो बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है देखने मिल रहा है। और दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस साल जिस तरह से बस्तर में लगातार जो नक्सली मुठभेड़ हुए, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। और छत्तीसगढ़ में इनकाउंटर में 268 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 239 बस्तर संभाग में मारे गए हैं, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा सहित 7 जिले शामिल हैं। जबकि 27 जिले अन्य गरियाबंद जिले में मारे गए थे, जो रायपुर संभाग का हिस्सा है। दुर्ग संभाग को मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी है, जिसमें 2 नक्सली पहले भी मारे गए थे। 4 दिन पहले जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल समेत कई हस्तियां डिजिटल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। उनकी मीटिंग में नक्सलवाद को खात्मे को लेकर चर्चा की गई थी। इसके बाद ये नतीजा दिख रहा है कि जिस तरह से जो नक्सलवाद जो खत्म होता दिख रहा है, जिस तरह से आपने देखा होगा इससे पहले भी सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हुई थी। और कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय से जो आंकड़ा निकला था मौदी हिंसा की घटनाओं को लेकर, जो आंकड़े बताए थे कि 2014 में मौदी की जो सक्रिय जो क्षेत्र था 18,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक था, जो 2024 तक घटकर 42,000 वर्ग किलोमीटर रह गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 2 सालों में ऑपरेशन कागाज चलाकर माओवादियों की कमर तोड़ कर रख दी गई है। आपको याद होगा कि 18 नवंबर 2025 को
सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की थी, जिसमें 1 करोड़ का इनामी ठीक है सोमेश, तो इस वक्त की बड़ी खबर है नक्सलियों को लेकर के जो मुठभेड़ हुई है उसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और भारत में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर आ गया है। जिस तरह से हाल के दिनों में केंद्र और राज्यों की सरकारों ने मिलकर काम किया है उसका ही नतीजा है कि अब ये खत्म होने के कगार पर आ गया है। आइए आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका की ओर से तैयार किए गए शांति प्रस्ताव पर बात बनते बनते रह गई। रूस का आरोप है कि यूरोप शांति वार्ता को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तो यूरोप को युद्ध की भी धमकी दे दी। हालांकि सभी पक्षों का कहना है कि शांति वार्ता में थोड़ा प्रगति जरूर हुई है। सारी बातचीत का केंद्र बिंदु रही ट्रंप के प्रतिनिधियों की पुतिन के साथ मुलाकात। क्या हुआ इस मुलाकात में, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। 300 मिनट की वार्ता, उम्मीदें टूटी तो नहीं लेकिन बहुत मजबूत भी नहीं हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप के चाणक्य वापस लौट गए हैं, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं यूक्रेन के विवादित इलाकों में शांति वार्ता का कांटा। रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाकों को सौंपे बिना किसी समझौते की उम्मीद बेमानी होगी। पुतिन के वरिष्ठ सलाहकार यूरी उशाको ने बातचीत को उपयोगी और रचनात्मक तो बताया, लेकिन साथ ही कई मुद्दों पर और काम किए जाने की बात भी दोहराई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी तक कोई संयुक्त प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाया है जो दोनों पक्षों के लिए मंजूर हो। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका के कई सुझावों को रूस मानने के लिए तैयार है, लेकिन कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर बातचीत के बाद भी न किसी बिंदु पर ठोस सहमति बनी और न ही पुतिन ट्रंप के बीच किसी नई बैठक पर बात आगे बढ़ सकी। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने माना कि कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन बाकी बचे मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये नहीं बताया गया कि शांति वार्ता की अगले चरण की बातचीत कब होगी। हम यूक्रेन में शांति के करीब नहीं हैं, लेकिन अभी भी वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों जगह बहुत काम किया जाना बाकी है। वाशिंगटन ने 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव साझा किया है, जिसे कीव और यूरोपीय देशों की आपत्तियों के बाद संशोधित किया गया। उनके अनुसार शुरुआती प्रस्ताव मॉस्को की शर्तों के प्रति अत्यधिक नरम दिखाई दे रहा था। इसके बाद इसमें कुछ बिंदु हटाए गए और कुछ जोड़े गए। मॉस्को वार्ता से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पेरिस में यूरोपीय नेताओं के साथ सोमवार को बैठक की थी। फ्रांस के राष्ट्रपति समेत दूसरे नेताओं ने अमेरिका के पुराने प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई थी। यूरोप के इस रुख पर कड़ी चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें वार्ता में सबसे बड़ी बाधा बताया। उन्होंने कहा कि रूस यूरोप के साथ युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर यूरोप शुरू करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि यूरोप ने ऐसी शर्तें जोड़ दी हैं जो रूस को स्वीकार नहीं है। पुतिन की इस धमकी के बाद यूरोप यूक्रेन को सैन्य रूप से मजबूत करने की वकालत में जुट गया है। नाटो प्रमुख ने कहा है कि मॉस्को पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बनाए रखनी होगी। कनाडा ने नाटो वित्त पोषण तंत्र के माध्यम से यूक्रेन के लिए हथियार खरीदने की बात दोहराई है। हालांकि यूरोप में जब्त रूसी परिसंपत्तियों के इस्तेमाल पर ईयू देशों के बीच अभी भी सहमति नहीं बनती दिखाई दे रही है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु दयाल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रभु दयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रभु दयाल जी, जो कल बातचीत हुई है उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि व्लादिमीर पुतिन की ओर से ये कहा गया है कि यूरोप बातचीत को डिरेल कर रहा है, यूरोप को धमकी भी दी गई है। किस तरह से आप देखते हैं, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? अपने शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सही कहा कि पुतिन जो है वो अब ये बार बार कह रहे हैं कि यूरोप जो है वो पीस टॉक्स को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए, असल में बात यह है कि जो टेरिटोरियल मामले हैं उस पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज होता नहीं नजर आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़ी कोशिशें की हैं पीस लाने के लिए और रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है इसको खत्म करने के लिए, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज होता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जो टेरिटोरियल मुद्दे हैं वो ऐसे हैं कि ना तो उस पर रूस झुकने को तैयार है ना यूक्रेन। अब
रूस ये कहता है कि जो यूक्रेनियन टेरिटरीज उसके कब्जे में हैं, जैसे क्राइमिया और जो ईस्टर्न यूक्रेन की टेरिटरीज डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्सन एंड ज़ापोरिज्जिया, वो जो है उनको रशियन टेरिटरी मान लेना चाहिए। लेकिन यूक्रेन तो इस बात को रद्द करता है और कहता है कि हम कभी भी किसी हालत में भी अपने क्षेत्र को नहीं त्यागेंगे और रूस को हम नहीं देंगे। तो ये जो पीस टॉक्स हैं इन मुद्दों पर अड़ी हुई है। इसके अलावा रूस ये कहता आ रहा है कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए और नेटो को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख देना चाहिए कि हम यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं देंगे कभी। तो ना नेटो इस बात पे तैयार है, ना यूक्रेन ये कहने को तैयार है कि हम नेटो के मेंबर अब नहीं बनना चाहेंगे। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा है। और जैसा आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि 5 घंटे तक बातचीत चली यूएस स्पेशल एडवाइजर स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, जो कि ट्रम्प साहब के सन इन लॉ हैं, उनके, और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो ये बातचीत हुई। और साथ साथ जो इन डेलीगेट्स ने, स्पेशल डेलीगेट्स ने यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के से बात की, उनमें कोई जो ऐसे सुझाव नहीं निकल पा रहे जिनसे ये लगे कि जिन मुद्दों पे ये बात अटकी हुई है, जो अड़चने हैं, इनको दूर किया जा सकता है। प्रभुदयाल जी, तो लेकिन जी सभी पक्ष जो हैं, चाहे हम रशियंस की बात करें या यूरोप की बात करें या यूएस की बात करें, सब कह रहे हैं कि थोड़ा प्रगति जरूर हुई है, थोड़ा और काम करने की जरूरत है। तो आने वाले दिनों में क्या हम ये आशा कर सकते हैं कि कुछ सफलता मिलेगी इसको लेकर के? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस लड़ाई को किस तरह से खत्म किया जाए। लेकिन जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं उन पे किसी तरह का समझौता नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से चाहे यूरोपियन कंट्रीज कोशिश कर रही हैं, अमेरिका कोशिश कर रहा है और बहुत से देश ये कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई को खत्म किया जाए, लेकिन जब ये मूल मुद्दों पर समझौता नहीं होता है तो लड़ाई खत्म होनी नजर नहीं आती है। और अब यह है कि जो कुछ क्षेत्रों में लड़ाई और बढ़ रही है और रूस जो है वो काफी ज्यादा जबरदस्त बमबारी कर रहा है और अटैक्स कर रहा है, तो जो ईस्टर्न यूक्रेन की टेरिटरीज में ये लड़ाई कुछ बढ़ती नजर आ रही है और जो पीस की वार्ता चल रही थी उस पे बहुत रुकावटें सामने आ रही। ठीक है, प्रभुदयाल जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ। सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर, बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन। अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है।
छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका बहुत जल्द वेनेजुएला में अंदर घुसकर हमले शुरू कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट की बैठक के बाद इसका संकेत दिया है। दूसरी ओर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के नेतृत्व में वेनेजुएला भी अमेरिकी चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी कर चुका है। वहीं वेनेजुएला के आसपास कैरिबियन सागर में अमेरिकी नौसेना की हलचल बढ़ गई है। हालात देखकर लग रहा है कि यहां बहुत जल्द युद्ध शुरू हो सकता है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ताजा अपडेट क्या है और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। कैरिबियन सी में दबाव बनाने के बाद जब वेनेजुएला के आसमान पर अमेरिका ने पहरा बिठाया तो राष्ट्रपति मादुरो की खुली जंग की चेतावनी से ट्रंप और बिफर गए। कैबिनेट की बैठक में वेनेजुएला के खिलाफ चौतरफा घेराबंदी का ऐलान कर दिया। यानी वेनेजुएला के खिलाफ अब जमीनी कार्रवाई करीब करीब तय मानी जा रही है। इसलिए उन्होंने कैबिनेट सहयोगियों को विश्वास में लेते हुए कहा कि अमेरिका बहुत जल्द वेनेजुएला के अंदर रहने वाले बुरे लोगों पर हमला करना शुरू कर देगा। जमीनी कार्रवाई की संभावना को जायज ठहराते हुए ट्रंप ने कहा कि अब तक अमेरिकी सेना को समुद्र के रास्ते होने वाली तस्करी को रोकने में करीब 85% सफलता हासिल हुई है। इसलिए मादक पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरह रोक के लिए अब जमीनी कार्रवाई की जरूरत है। हालांकि कैरिबियन सी में हाल ही में हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को जांच का सामना करना पड़ रहा है। जांच समिति ने न सिर्फ सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाया है बल्कि सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। आरोप में कहा गया है कि 2 सितंबर को कैरिबियन में चल रही एक संदिग्ध ड्रग बोट पर 2 बार हमला किया गया, क्योंकि पहले हमले में 2 लोग बच गए थे जो बाद में हुए हमले में मारे गए। लेकिन मानवाधिकार के आरोप को खारिज करते हुए ट्रंप ने अपने युद्ध मंत्री का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे हमले के बारे में न तो उन्हें और न ही हेक्सेथ को कोई जानकारी थी। दरअसल कैरिबियन सागर में ड्रग तस्करी से जुड़े जहाजों पर अमेरिकी सेना ने कम से कम 21 हमले किए, जिसमें कम से कम 83 लोग मारे गए हैं। बहरहाल लैटिन अमेरिकी देशों में ट्रंप का हस्तक्षेप कोई नया नहीं है, इसलिए अमेरिकी अभियान की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि होंडुरास के जिस पूर्व राष्ट्रपति ऑरलैंडो हर्नांडेज को ड्रग तस्करी के आरोप में 45 साल की जेल की सजा हुई थी, उसे अब माफी दे दी गई। ऑरलैंडो पिछले साल से न्यूयॉर्क जेल में बंद थे, जो मादक पदार्थों की तस्करी और फायर आर्म्स के आरोप में सजा काट रहे थे। दरअसल डेमोक्रेट के विरोध के बावजूद ट्रंप ने होंडुरास के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अमेरिका समर्थित उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए ऑरलैंडो को रिहा करने का ऐलान किया था। हालांकि ट्रंप समर्थित उम्मीदवार को चुनाव में फिलहाल सफलता नहीं मिली है। बहरहाल ट्रंप के कदम से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से लड़ने के लिए दशकों की अमेरिकी लड़ाई कमजोर पड़ने की आशंका जताई जाने लगी। इसलिए विशेषज्ञ वेनेजुएला की घेराबंदी को तेल के खेल से जोड़कर देख रहे हैं। वेनेजुएला ने भी अपने खिलाफ अमेरिकी कदम को संप्रभुता पर हमला करार देते हुए संसाधनों पर अवैध कब्जे की कोशिश बताया है। प्रभु दयाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। प्रभु दयाल जी, ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में, अब क्या माना जाए कि वहां पर एक तरह का युद्ध तय है क्या वहां पर? देखिए, युद्ध का खतरा तो मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब ने ये बार बार कहा है कि वो वेनेजुएला पे मिलिट्री स्ट्राइक्स करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ट्रंप साहब ये कहते हैं कि जो कार्रवाई वो कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वेनेजुएला से ड्रग स्मगलिंग होती है अमेरिका को। तो वो ये कहते हैं कि जो वेनेजुएला की सरकार है वो मिली हुई है ड्रग ट्रैफिकर्स से, और इस तरह की ड्रग ट्रैफिकिंग से अमेरिका में कई तरह के नुकसान हो रहे हैं। ठीक है। और जैसा आपके संवाददाता ने कहा, कई नावों पर, किश्तियों पर अटैक किया अमेरिका ने, ये कहते हुए कि ये जो नावें थी ये सब ड्रग स्मगलिंग में शरीक थे। अब अगर वो ड्रग स्मगलिंग पर इतनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो फिर होंडुरास के फॉर्मर प्रेसिडेंट हर्नांडेज
जो कि अमेरिका में जेल में बंद थे ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्ज पर, उनको क्यों पार्डन कर दिया? देखिए, ट्रंप साहब कहते हैं कि हर्नांडिस पे जो चार्जेस लगाए गए थे वो बिल्कुल फॉल्स थे और वो बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन की हरकत थी वगैरह वगैरह। लेकिन असली बात यह है कि हर्नांडिस पे जो इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट हुए थे वो ट्रंप साहब के पहले टर्म में हुए थे जी, और वो इन्वेस्टिगेशन खत्म होते होते तक बाइडेन साहब का प्रशासन आ गया था। तो ये कहना कि ये पूरी तरह से बाइडेन साहब के करने धरने थे, ये तो गलत बात है। ये ट्रंप साहब के खुद के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुए थे। अब देखिए, पहला तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि आप वेनेजुएला पे ड्रग का जो मुद्दा लेकर आप उस पर अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक कन्विक्टेड ड्रग ट्रैफिकर जो कि इस पे पूरी तरह से कोर्ट केस चला था, अमेरिकन कोर्ट्स ने उसको गिल्टी करार दिया था, उसको आप पार्डन कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है प्रभुदयाल जी, अब एक दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि जो वेनेजुएला की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ये ड्रग का नहीं, ये तेल का खेल है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, वेनेजुएला जो है वो बार बार ये कह रहा है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि वेनेजुएला में जो अभी राष्ट्रपति हैं वो हटाए जाएं, क्योंकि वो ट्रंप साहब के रास्ते पे नहीं चलते हैं, वो लेफ्टिस्ट हैं। और ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि वहां पर एक तख्ता पलट हो जिसमें वहां के जो नए राष्ट्रपति हों वो बने जो कि ट्रंप साहब चाहें, और वैसे राष्ट्रपति होंगे जो कि अमेरिका के इशारे पर चलेंगे। तो वेनेजुएला के पास जो इतनी तेल की संपत्ति है, ऑयल रिजर्व इतने बड़े हैं, वो सब अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएंगे। तो अगर क्रिटिक्स कहते हैं कि ये तेल का खेल है तो इसमें बात में कुछ वजन है। ठीक है प्रभुदयाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सूडान में शांति की राह में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े कट्टरपंथी मुस्लिम समूह बड़ी बाधा खड़ी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सूडानी सेना प्रमुख अब्दुल फतेह अल बुरहान को इन संगठनों का पूरी तरह समर्थन है और इन संगठनों के दबाव के कारण ही सेना प्रमुख अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट द्वारा तैयार शांति प्रस्ताव को खारिज कर रहे हैं। जबकि सूडानी सेना से लड़ रहा अर्धसैनिक बल आरएसएफ इस प्रस्ताव के तहत युद्ध विराम के लिए तैयार है। इस बीच सेना प्रमुख बुरहान ने कहा है कि युद्ध विराम तभी लागू होगा जब शांति प्रस्ताव के तहत आरएसएफ को पूरी तरह खत्म किया जाए। दरअसल सूडान में नेशनल कांग्रेस पार्टी और सूडान इस्लामिक मूवमेंट नाम के कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों का सूडानी सेना को समर्थन ही गृह युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है, जबकि अर्धसैनिक बल आरएसएफ कट्टरपंथ के खिलाफ माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत 19 देशों से आने वाले प्रवासियों के लिए ग्रीन कार्ड समेत सभी आव्रजन आवेदनों को रोक दिया है। इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैं। दक्षिण कोरिया में पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के द्वारा असफल मार्शल लॉ प्रयास में सेना की भूमिका को लेकर रक्षा मंत्री ग्यू बैक ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। इस बीच देश में एक कानून पारित कर उत्तर कोरिया के खिलाफ नफरत भरे गुब्बारे उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बेल्जियम पुलिस ने मंगलवार को यूरोपीय संघ की पूर्व विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोगेरिनी और एक वर्तमान वरिष्ठ यूरोपीय संघ राजनयिक को धोखाधड़ी की जांच के तहत हिरासत में लिया है। इन पर ईयू फंड में भ्रष्टाचार का आरोप है। दक्षिण सूडान में एक बंदूकधारी ने एक ईसाई सहायता समूह के छोटे टर्बोप्रॉप विमान को हाईजैक कर लिया और पायलट से चाड तक विमान उड़ाने को कहा। पुलिस ने उतरने के कुछ घंटों बाद ही संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और मामले की जांच जारी है। पुलिस ने ट्यूनीशिया के प्रमुख विपक्षी नेता एयाची हम्मामी को मंगलवार को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और राज्य की सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में उन्हें 5 साल की जेल की सजा के क्रियान्वयन के लिए जेल में डाल दिया।